हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट फिनेंस। मिंट में इसके ऊपर एक आर्टिकल था जो कि आपको एडिटोरियल सेक्शन में मिलेगा। एंड ये आर्टिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने चैनल पे लेके चलता हूँ यूट्यूब के। सो वहाँ पे हमने कुछ दिनों पहले COP27 UNFCCC इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप ये वीडियो पहले देख लो तो आपको आगे का कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा उसे कुछ कंटेंट आपको बता दूंगा सो दैट आप रिवाइज भी कर पाओ और उसके बाद ये आर्टिकल को समझ पाओ। तो आर्टिकल में ये लिखा था कि कैसे अब क्लाइमेट फिनेंस की नीड बहुत ज़्यादा हो गई है और हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, वरना जो भी हम गोल्स बनाते हैं, जो ग्लोबल बॉडीज़ है जैसे कि UNFCCC है, इनकी जो मीटिंग्स होती है उसमें जितनी भी बात हो रही है वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी जब तक उसके लिए फ़ंड नहीं आएगा। राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि क्लाइमेट फिनेंस लाइज एट द हार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसके लिए फ़ंड ना हो। अब इसी के अराउंड ये आर्टिकल पूरा सेंटर्ड है। उसमें ये बताया गया है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी उनकी कैपेबिलिटीज़ डिफ़र कर सकती हैं एक दूसरे से, तो उनको कैसे प्लान्स बनाने चाहिए और कैसे कैसे वो क्लाइमेट फिनेंस के थ्रू कोई एक्शन ले पाएंगे। सो आर्टिकल की हेडिंग ये है, ये आप देख सकते हो, एडिटोरियल सेक्शन में मिलेगा आपको ये। अब हम आते हैं पहले कि वन बाई वन करके समझते हैं और एक दूसरे से लिंक करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आर्टिकल में बात की गई थी एक्सट्रीम वेदर पे। अब एक्सट्रीम वेदर होता क्या है एक्चुअली में। तो मान लो कोई ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तिरुचिरापल्ली। वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती और वेदर आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट हमेशा हॉट वेदर ही मिलता है। अगर वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होने लगे और वहाँ पे फ्लड आ जाए, तो कोई नेचुरल इवेंट जो कहीं अकर नहीं करती हो यूजुअली, और अगर वहाँ पे वो हो जाए तो उसी को बोलेगा हम एक्सट्रीम वेदर। तो जहाँ पे बारिश नहीं होती, अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए कभी और बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे एक्सट्रीम वेदर। लाइकवाइज नोएडा में भी आपने फ्लड नहीं देखा होगा। यहाँ पे अगर फ्लड आ जाए तो उसको भी हम बोलेंगे एक्सट्रीम वेदर। ठीक है। सो इस टाइप के जो भी इवेंट्स हों जो कि उस लोकेशन पे यूजुअली होती नहीं है बट कभी कभार हो सकता है, 50 साल में एक बार, 60 साल में एक बार, अगर कुछ ऐसे हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीम वेदर। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीम वेदर के इवेंट्स बहुत ज़्यादा अकर होने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। ये इंडिया में भी है और बाकी के कंट्रीज़ में भी है। जैसे मैं अगर एक रिपोर्ट को कोट करूँ, सो द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम वेदर रिपोर्ट 2022, ये दिया था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ये इंडिया बेस्ड एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की इसी साल, जिसमें ये बताया कि उन्होंने 271 डेज़ के लिए मॉनिटर किया था इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को। उसमें उन्होंने ये पाया कि अराउंड 244 डेज़ पे कहीं ना कहीं एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट हुई है। तो आप समझ रहे हो ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है कि 271 डेज़ के लिए उन्होंने इंडिया को ऑब्जर्व किया और किसी न किसी पार्ट में 244 डेज़ तक ये इवेंट्स होते रहे। ठीक है। सो इससे आपको ये समझ में आया कि एक्सट्रीम वेदर का केस एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी और इसके बारे में बात होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये तो रही इंडिया की बात। अगर हम ग्लोबल लेवल पे चले तो एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस। इसका नाम है WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इनकी एक अभी रिपोर्ट आएगी, वैसे अभी प्रोविजनल है, मतलब ये कि डेटा उन्होंने कंपाइल कर लिया है, अब वो उसको स्टडी कर रहे हैं। बट जो इनिशियल फाइंडिंग्स है उसमें उन्होंने ये पाया है कि ये वाली रिपोर्ट की जो मैं बात कर रहा था कि 271 डेज़ के लिए उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसमें 244 डेज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। यही ट्रेंड उनको ग्लोबली भी दिखाई दे रहा है, वो चाहे यूरोप हो चाहे US हो, हर जगह यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ओके। सो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और उसी बीच में मान लो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो ये चलो मैं फिर से कर देता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो एक UN की बॉडी है अलग से जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये UN की बॉडी है। इनका काम क्या है कि ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें सारे कंट्रीज़ एक साथ आएँ और वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उसके ऊपर बात करें। फिर डिस्कशन में जो भी आउटकम आता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाना होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा। ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस मिल जाएंगे। पेरिस एग्रीमेंट को COP21 भी बोलते हैं। ये हुआ था 2015 में। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। इसके बाद भी जितने COP हुए हैं, ओके, COP क्या होता है? COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। मतलब
UNFCCC जो भी मीटिंग कराती है एवरी ईयर, उसी का दूसरा नाम है COP। तो COP27 का मतलब हो गया कि ये 27th मीटिंग है। लाइकवाइज पेरिस अग्रीमेंट को बोलते हैं COP21, ये 21st मीटिंग थी। ओके, सो इसमें जितनी भी बातें हुई थी उसको मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, बहुत सारी बातें हुई उसमें, बहुत सारे प्लान्स बने, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। अब उसमें क्या क्या था हम देखेंगे आगे अभी, बट अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये मीटिंग अभी नवंबर में हुई है इसी साल, और इसमें ये हुआ था शर्म अल शेख जो कि इजिप्ट में है। सो इसमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया कि पहले जो भी मीटिंग्स हो चुकी हैं और जो भी उनकी आउटकम्स थी, जो भी एक काइंड ऑफ अग्रीमेंट बनी थी, अब उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा उसमें। सो इसीलिए इस COP27 को हम इम्प्लीमेंटेशन COP भी बोलते हैं। सो ये एक कीवर्ड है जो कि हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। सो अब ये सारी बातें हुई। अब जो ऑथर हैं, जो आज के आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है, तो उनका ये मानना है कि जब तक हम कुछ चीज़ों पे वर्क ना करें तब तक इस COP की भी कोई लाइक, ये भी मैं आपको दूसरे लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अब तक जितने भी COP हुए हैं, राइट, सब में कुछ ना कुछ बातें हुई हैं, लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो उसी COP की तरह ये भी ना हो जाए, इसके लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी के बारे में आर्टिकल में बताया गया। तो अब आके हम देखते हैं वन बाय वन क्या क्या है ये। सो सबसे पहले क्लाइमेट फिनांस को समझते हैं कि ये है क्या। तो अब जैसे मान लो कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है फंड की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, नॉन मॉनेटरी सपोर्ट भी हो सकता है वो, तो किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए। अब इसको आप रिलेट करो कि मान लो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी फंड चाहिए आपको। तो उसी फंड को, उसी पैसे को बोलते हैं ऐसे क्लाइमेट फिनांस, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट फिनांस। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखो, अभी क्या है कि जो 1890 के आसपास का ग्लोबल टेम्परेचर था, सो उसके रिस्पेक्ट में अभी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और बात ये हुई थी कि इसके लेवल से ऊपर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं तक लिमिट करना है, इसके आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर इसके आगे बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि जितने भी ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद ग्लेशियर अगर मेल्ट होते हैं, ठीक है, तो उससे फ्लड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जैसे कि अभी पाकिस्तान में हुआ है अगस्त में, ठीक है। और ये भी एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट था, क्योंकि जहाँ पे फ्लड आए थे वहाँ पे नॉर्मली आते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर ये 1.5 डिग्री से बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रॉब्लम अभी भी बहुत है क्योंकि ये ऑलरेडी 1.1 या 1.2 तक आ चुका है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर रोक के रखना है तो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे सपोज़ कि जितने भी माउंटेन या फिर जितने भी हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हों, या फिर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि थर्मल प्लांट हो गया, ठीक है, इन सबको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कार्बन एमिशन या फिर GHG बोल लो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसकी एमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। जैसे जितने भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से, जैसे विंड एनर्जी हो गया। अब ये जो एवरेज टेम्परेचर है जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसको रोकने के लिए आपको जितने भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट्स है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। तो जब तक हम इसमें पैसे पंप इन नहीं करेंगे तब तक ये रुकने वाला है नहीं। इसी के लिए क्लाइमेट फिनांस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आर्टिकल में इतनी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। तो सबसे पहला तो आप देख लो इसमें कि मॉनेटरी एड, जो आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि मॉनेटरी एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब तक ग्लोबल लेवल पे एक सपोर्ट मैकेनिज़्म नहीं होगा तब तक जो समझ लो कि लो इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे पैसे लगाए, क्योंकि उनका मैक्सिमम जितना भी इनकम होता है या फिर गवर्नमेंट के पास जितने भी पैसे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा चंक जाता है इस चीज़ में कि वो लोगों को सो अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट फिनांस होता क्या है और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है,
एक तो सबसे पहले कि पर्पस आपको डिफाइन करना होगा। तो अभी तक हम जो भी प्रॉब्लम्स देख रहे थे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, ये अपने आप नहीं रुकेगी, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो अभी जैसे ग्लोबल टेम्परेचर ये बढ़ता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, अब इसको रोकने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, जो 1890 का लेवल है वहाँ से मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ होता है, तो इतना वर्ल्ड सस्टेन कर पाएगी। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रही हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब इसको रोकने के लिए हमें इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करने होंगे, ठीक है, वरना ये रुकने वाला नहीं है। इसी को बोलते हैं क्लाइमेट फिनांस, कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसी को हम बोलेंगे क्लाइमेट फिनांस। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सारे कंट्रीज़ के पास इतने सारे पैसे नहीं है कि वो वहाँ पे लगा पाए, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोलते हैं CBDR। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसकी ये समझ लो कि ओरिजिनेट हुआ था COP21 में, जो कि 2015 में हुआ था पेरिस में। वहाँ पे इसके बारे में बात हुई थी, और उसमें ये बोला गया था कि हर कंट्री जो अभी जहाँ से एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे इंडिया अभी थर्ड पे लिस्ट में, मतलब कि आफ्टर US एंड चाइना इंडिया ही लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो इस बेसिस पे इंडिया को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, जिससे कि जो लो इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, जिनकी हालत इंडिया से भी ख़राब है, सो उनको पैसे मिले। अब इंडिया एंड बाकी के कंट्रीज़ ने ये आर्गूमेंट दिया कि ये जो पॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ है, एमिशन होना स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी से, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है। सो क्यों ना पहले इन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए, जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा एमिशन जो कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें US हो गया, या फिर जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे UK है, तो यहाँ पे बहुत पहले से एमिशन होती आ रही है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि वो ज़्यादा कॉम्पनसेशन दे लो इनकम वाले कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे इसके ऊपर बात हुई, थोड़ी सी अग्रीमेंट भी हुई, फिर ये डिसाइड किया गया कि 100 बिलियन USD ये पर ईयर स्पेंड किया जाना चाहिए, ठीक है, ये पर ईयर स्पेंड किया जाना चाहिए एमिशन को रोकने के लिए, सो दैट जो एवरेज टेम्परेचर है वर्ल्ड का वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ये बात हो गई इस पर, बट ये वर्क नहीं हुआ, और वर्क हुआ भी बाद में तो ये पाया गया कि अराउंड 38 बिलियन ही स्पेंड हो पाया है एक साल में। ये 2021 का डेटा है, ठीक है। तो मतलब ये कि जितनी बात हो रही है उतना यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है। एंड उसमें फर्दर एक बहुत बड़ा सेटबैक आया जब 2020 में US ने पुल आउट कर लिया पेरिस अग्रीमेंट से। और अगर US किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी कॉन्फ्रेंस से अगर US पुल आउट कर रहा है, तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कितने एक्शन प्लान्स बनाए गए थे 27 COP में। सो सबसे पहला था इसमें मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि आप मान लो कि कोई चीज़ बहुत हार्म कर रही है, तो आप उसके इम्पैक्ट को थोड़ा रोकने की कोशिश करो, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। जैसे अगर मान लो टेम्परेचर बहुत राइज हो रहा है, तो आपने क्या किया कि जितने भी आपके थर्मल प्लांट्स हैं, थर्मल प्लांट्स को आपने रिप्लेस कर दिया रिन्यूएबल सोर्सेज से, जिसमें विंड एनर्जी हो गया, यानी मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोलर प्लांट। तो अगर आपने थर्मल प्लांट को सोलर प्लांट से रिप्लेस कर दिया तो थोड़ी एमिशन कम हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मिटिगेशन, कि आपने उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को थोड़ा रोकने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है इसमें एडेप्टेशन। सो एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि हम पूरे तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकते किसी भी नेगेटिव इवेंट को, जो अकर हो रही है उसको हम कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते, राइट। बस उसके हम इफ़ेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट हम तक आ रहा है, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए हमें थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई एरिया है जो जहाँ पे फ्लड नहीं आते थे पहले, लेकिन अब आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर फ्लड आने स्टार्ट हो गए हैं तो उसके लिए कुछ वहाँ पे किया जाना चाहिए। जैसे डैम्स बन सकते हैं, ठीक है, डैम्स बन सकते हैं, या फिर कोई ऐसे कम्युनिटी सेंटर बन सकते हैं जहाँ पे फ्लड के टाइम पे लोग आके रहे, सेफली रहे। सो ऐसे कुछ काम हम कर सकते हैं जिससे कि हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा कम आए। नेक्स्ट है इसमें लॉस एंड डैमेज कॉम्पनसेशन। अब ये लॉस एंड डैमेज कॉम्पनसेशन है, इसका ओरिजिन है CBDR से, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री ने पास्ट में मतलब हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एमिशन किया है, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो जो फंडिंग होगी वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को देनी पड़ेगी। तो इस लॉजिक से US, UK इन कंट्रीज़ को ज़्यादा पैसे देने होते जो आउट ऑफ 100 बिलियन USD था।
सो उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का रहता, ठीक है, यूएस, यूके और फ्रांस हो, ये सब हो। गोल सबका कॉमन है कि हमें क्लाइमेट को कंजर्व करना है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि पास्ट में किस कंट्री ने कितना ज़्यादा पॉल्यूट किया है, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज कॉम्पनसेशन इसी से आता है। अब इसको यूज़ करके जो इस बार की मीटिंग हुई थी COP27, उसमें पाकिस्तान ने बोला कि हमें इस मैकेनिज़्म के थ्रू, लॉस एंड डैमेज कॉम्पनसेशन के थ्रू हमें फंड्स मिलने चाहिए। अब इसमें कुछ नया नहीं है, पाकिस्तान हर फोरम का यूज़ करता है पैसे लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनकी डिमांड जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि अभी अगस्त में जो फ्लड आए थे उसमें अराउंड 1500 वहाँ पे सिविलियंस मारे गए थे फ्लड में। सो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और आप ऐसे इंडिया में भी देखोगे तो जो मैं आपको डेटा बता रहा था कि 271 डेज़ में 244 डेज़ तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सट्रीम इवेंट हुई है, इसमें भी अराउंड 2500 लोग मारे गए हैं। सो अगर इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं, अगर वो क्लेम करे कि जो गलतियाँ पास्ट में किसी दूसरे कंट्री ने की है उसके वजह से हम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमें इसके रिस्पेक्ट में कॉम्पनसेट किया जाए, तो ये डिमांड जस्टिफाइड है। एंड इसी के लिए ये मैकेनिज़्म लाया भी गया था इस बार के COP में। और आज की आर्टिकल भी इसी के अराउंड फिर बहुत सारी बातें करती है जो हम देखेंगे। तो अब हम आते हैं कि जो ओपिनियन है यहाँ का, उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है। तो अब कैसे कंट्रीज़ को इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। जो COP के टारगेट हैं, ये टारगेट मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दी थी, सो आप उसको वहाँ पे देखना। लेकिन मोटा मोटी ये समझ लो कि कुछ बहुत हाईली एम्बिशियस टारगेट्स हैं जिसको कि यूनाइटेड नेशंस इंप्लीमेंट कराना चाहती है, लेकिन आप कंट्रीज़ को कैसे फोर्स करोगे कि वो कराए। तो सबसे पहला इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है कि आप क्या करोगे, फंड को फिक्स कर दो कि किसी भी कंट्री को या उस इकनॉमी में जितनी भी कंपनीज़ हैं, सो वो अपने फंड का कुछ पोर्शन क्लाइमेट रिलेटेड जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे खर्च करें। दूसरा ये है कि एक हमें कस्टमाइज अप्रोच बनाना होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो आराम से इस पे टैक्स लगा सकते हैं, या फिर जो वहाँ पे लॉज होते हैं तो लॉज लेके आ सकते हैं, सो दैट कंपनीज़ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करे जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो। तो हाई इनकम में ये काम आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप किसी को इन्फोर्स करोगे तो लोगों के पास या कंपनीज़ के पास इतना कैपिटल है कि वो शॉर्ट नोटिस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस कर ले अपने बिजनेस के तरीके में। नेक्स्ट होता है मिडिल इनकम। मिडिल इनकम में पैसे हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक सा कोई चेंज हो जाए, ठीक है। सो जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनका मान लो कि 20% फंड वो यहाँ पे जाएगा, सो दैट इनको थोड़ी सी हेल्प मिले। एंड मीनवाइल इनके पास जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है उसको भी यूज़ करके वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें, जैसे इंडिया में हो रहा है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप 10 सोलर प्लांट्स को देखोगे, सो इंडिया के 5 या 6 आएंगे आराम से, ठीक है। तो इंडिया अपने लेवल से भी बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है, लेकिन हमें हेल्प भी चाहिए। फिर इसमें थर्ड कैटेगरी होती है जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि कोई आइलैंड नेशन हो, जैसे मालदीव्स है। अब ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एकदम फॉसिल फ्यूल बेस्ड उनके जितने भी प्लांट्स है उसको तुरंत से रिप्लेस कर दे। सो जो हाई इनकम कंट्रीज़ है उनका मैक्सिमम चंक इनको जाना चाहिए, ताकि वो अपने यहाँ चेंजेस कर पाए, तभी ये फिर कंट्रोल हो पाएगा। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कस्टमाइज अप्रोच में एक ये भी हो सकता है। जैसे इंडिया में एक फंड है, फंड तो नहीं है लेकिन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे टर्म है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो कंपनीज एलिजिबल हैं उनको अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% स्पेंड करना पड़ता है सोशल प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। सो अगर ये ऑलरेडी ये मैकेनिज्म इंडिया में है, तो गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लेके आ सकती है जिसमें ये बोले कि ये जो पूरा अमाउंट है 2% का, इसमें से मान लो कि आपको 50% इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे लगाने हैं। कुछ ऐसे अगर रूल्स आ जाए तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे पे। सो आर्टिकल में ये उन्होंने ओपिनियंस रखे हैं। नेक्स्ट है कि जो लॉस एंड डैमेज वाला था पार्ट, उसको लेके इन्होंने ये बोला है कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अभी के COP में जिसमें कंट्रीज़ ने माना है कि ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन बनती है कि जिन्होंने पास्ट में पॉल्यूशन किया है हम उसको एक्नॉलेज करें, एंड उसको एक बार मानने के बाद ही फिर हम आगे का जो भी हमारा रहेगा कोर्स ऑफ एक्शन उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। फर्दर ये एग्रीमेंट में आ गया कि हाँ हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा, तो एक ग्रुप बना दी गई 24 कंट्रीज़ की। आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन सिंपली इतना याद रखना कि एक फोरम बनाया गया जिसमें 24 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया है स्टडी करने के लिए कि किसने कितनी पॉल्यूशन की है और उसको फिर कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितने कितने फंड्स उनसे लिए जाएँ। एक इसमें आर्टिकल में एक और ओपिनियन उन्होंने दिया है कि हम ऐसे ऐसे कंपनीज़ पे जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जिनका बिजनेस है, जैसे यहाँ पे मान लो कोल इंडिया है, तो ऐसे ऐसे कंपनीज़ पे एक विंडफॉल टैक्स भी लगाया जा सकता है। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है? तो जैसे मान लो कि कोविड के टाइम पे जो मतलब फार्मा कंपनीज़ हैं उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। तो जब भी कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से किसी एक सेक्टर या किसी एक इंडस्ट्री के कंपनीज़ की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उनके प्रॉफिट पे जो पहले से टैक्स सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है। उसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। मतलब कि कोई ग्लोबल या फिर नेशनल इवेंट हुई, उसमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने लग गया, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। तो उनके प्रॉफिट का एक हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है कि आपको ये फ़ायदा जो सिचुएशन चेंज हो रही है, अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को भी फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो गवर्नमेंट यहाँ से उठाती है विंडफॉल टैक्स। ओके, तो ये आर्टिकल में इतनी सारी बातें थी, वो हमने देख लिया। अब इसके आगे अब हम आते हैं कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें ऑथर ने बताया सबसे पहला वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब ये क्या चीज़ है कि वैसे कंट्रीज से जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं, या फिर हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सोलर पावर में हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो हम दूसरे कंट्रीज़ की हेल्प कर सकते हैं। सो हम हेल्प ले भी सकते हैं किसी की, और जिनको ज़रूरत है उनको हम दे भी सकते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड ये ऑप्शन हमें एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि अगर हम खुद से सारा कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं तो फिर वो नहीं हो पाएगा हमसे। तो इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ भी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वाटर को कंजर्व करने के लिए एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जो कि इज़राइल ने वर्ल्ड को दिया वैसे। सो ये इंडिया में भी बहुत हद तक अब होने लग गया है, ठीक है। देन फॉरेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, जिसमें एक होता है मियावाकी फॉरेस्टेशन, मियावाकी। अब ये जापान से आया, बट आप देखोगे कि आंध्रा और तेलंगाना ये दोनों स्टेट में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और ये टेक्नोलॉजी नहीं है बेसिकली, ये एक टेक्निक है जिससे क्या होता है कि कम टाइम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है प्लांट की। तो अब मान लो कि अगर इंडिया का फॉरेस्ट कवर अगर बहुत अच्छा रहा, तो फिर कुछ प्रॉब्लम जो मतलब एमिशन की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्सटेंट तक वो एड्रेस हो सकती हैं। सो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको कि हम यूज़ करके, अब जैसे सोलर प्लांट का बताया मैंने, तो सोलर प्लांट में क्या है ना कि सेल्स लगते हैं, उसमें जो एनर्जी जनरेट हुई है उसको स्टोर करने के लिए, और फिर पूरे प्रोसेस में बहुत सारे मशीन्स लगते हैं, जिसमें इंडिया मैक्सिमम चाइना से इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया अब ट्राई कर रहा है कि वो सारे कंपोनेंट्स हम यहाँ अपने कंट्री में ही बना पाए। सो वो हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिनके पास है हम उनसे मांग सकते हैं। और लाइकवाइज जब हमारी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए तो हम दूसरे कंट्रीज़ की भी हेल्प कर सकते हैं। इसमें दूसरा है सॉफ्ट लोन्स। सॉफ्ट लोन्स का मतलब क्या हो गया कि ये एक बहुत ही फ्रेंडली लोन माना जाता है, जिसमें टर्म्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे ये है कि रेट हो सकता है 1% या 2% हो, ठीक है, रेट 1% या 2% हो, और जो पूरा पे बैक करने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो कि छोटा अमाउंट भी है, 10 लाख है मान लो, सो इसको पे बैक करने का टाइम 15-20 ईयर्स अगर मिल जाए, वैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ आपको। तो इसी को बोलेंगे फ्रेंडली टर्म्स। मतलब कि सॉफ्ट लोन का मतलब ये होता है कि आपको एक तरीके की हेल्प दी जा रही है, और पे बैक करने के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, वो बहुत फ्रेंडली हैं। देन हम सेस लगा सकते हैं, जैसे एजुकेशन सेस होता है, स्वच्छ भारत सेस होता है, वैसे ही कुछ ऐसा ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कर्ब करने के लिए अगर हमें फ़ंड कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए अलग से हम सेस भी लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, ये सब पे नहीं लगाया जाएगा, बट वैसी कंपनीज़ जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए मतलब उनके प्रोड्यूस से या उनका जो भी अपना गुड्स है उससे अगर इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो उनके प्रोडक्ट्स पे हम ये सेस लगा सकते हैं, तो इससे भी वो डिस्करेज होंगे। सो आज के आर्टिकल में जितनी भी बातें थी, आप एक बार आर्टिकल रीड करोगे तो समझ में आएगा कि हमने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज का अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लो अभी,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।